हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब भाई? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घड़ी की सुइयों ने 9 बजने का इशारा कर दिया है और 9 बजने का समय तब वो होता है जब मैं आप सबके साथ उपस्थित हो जाता हूँ अनवरत रूप से। और कोशिश मेरी यही होती है कि आप सबके साथ जुड़कर मैं बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे हिंदी एंड पेडागोजी जो हमारी सीटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सबको उस कंटेंट से रूबरू कराऊं। तो मैं आज भी आ गया हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ खास है। आज खास ये है कि आज है रक्षाबंधन। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो भी मेरे साथ उपस्थित हो गए हैं, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी साथी मेरे साथ उपस्थित हैं भाई, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फेस्टिवल, अच्छा छुट्टी होनी चाहिए थी आज। छुट्टी तो होनी चाहिए थी बेटा, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि ये मेरा अविरल परिवार है। तो फेस्टिवल में परिवार में तो आई थिंक बातचीत होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हो गया हूँ कि आज फेस्टिवल है तो आप लोगों से बातचीत होनी चाहिए। और ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा समय तो कम से कम आपके साथ ज़रूर बिताऊँगा। तो चलिए भई, फटाफट जल्दी से एक बार आ जाइए। जितने साथी आ चुके हैं, बहुत सारे साथी मेरे साथ उपस्थित हो गए हैं अब तक, और जो नहीं आए हैं उनको ज़रा बुला लीजिए। सेशन शुरू हो चुका है, तो आप सब ज़रा एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मुझे पता है बहुत सारे लोग मूव कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आई थिंक। अच्छा, मुहूर्त भी अलग-अलग है ना, कुछ मुहूर्त-वहूर्त का कुछ इश्यू है। तो जितने भी भाई हैं वो आज मिठाइयाँ मिलने वाली हैं ढेर सारी। आज मिठाई खाते-खाते आज जी उब जाएगा आप लोगों का ना। ज़्यादा मत खाइएगा, सीमित रूप से खाइएगा फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं। एन्जॉय करिए बढ़िया से, आज का फेस्टिवल एन्जॉय कीजिएगा आप सुबह-सुबह। लेकिन थोड़ा-सा समय आपका लूँगा मैं, ताकि आपकी जो ये जो परंपरा है, जो हमारी रेगुलर जो हमारी यात्रा है, उसमें बीच में कहीं व्यवधान ना आए, इसलिए मैं आ गया हूँ। बहुत समय नहीं लूँगा, थोड़ा समय लूँगा। तो चलिए भाई, फटाफट जल्दी से एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। भाई बहुत सारे साथी आ चुके हैं। रविता, प्रीति, संध्या, गुड़िया, सना, दिव्या, पार्वती, रविकांत, नीलू, पलक, अजीत, लवली, वंदना एंड बहुत सारे मेरे शेर शेरनी। चलिए, स्वागत है बेटा, आ जाओ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। और फिर से एक बार आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक जो हम लेने वाले हैं बेटा, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे आप टीएलएम के रूप में जानते हो ना। टीएलएम यानी जिसे हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर टीचिंग एड्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्या जानते हैं? टीचिंग एड्स के नाम से भी इसे जानते हैं हम। तो इसके बारे में बात करेंगे आज। हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, इस टॉपिक के बारे में कुछ ब्रीफ बातें करेंगे एंड देन फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक के बारे में, तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है क्या? अभी तक हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ लिए बहुत सारे। जब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, जब हम कोई बच्चा हमारे साथ शामिल होता है इस पूरी श्रृंखला में, और हम जब बच्चे का मूल्यांकन करते हैं और हमें लगता है कि भाई कोई बच्चा है या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस भाषिक क्षमता में अभी उस भाषिक क्षमता को भी नहीं पा पाए हैं, उनको थोड़ा सा समस्या हो रही, परेशानी हो रही है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम उन्हें भी उस मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी, जो दायित्व है, वो हमारा है, यानी शिक्षक का है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में, अनुपम देखो जरा ध्यान से बेटा, आशीर्वाद। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? स्वागत है बेटा सिंधु जी। तो ऐसी कंडीशन में ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को मुख्य धारा में लाएं। और कैसे लाएंगे? कुछ सामग्रियों का प्रयोग करके। पहली चीज तो विधियां होती हैं। जब हम मूल्यांकन करते हैं या आकलन करते हैं, और मूल्यांकन या, चूंकि भाई बच्चे की स्थिति का पता हमें कैसे चलेगा? मूल्यांकन से या फिर आकलन से, इन दोनों विधियों से, ये दोनों ही सम्मिलित रूप से। तो जब हमें पता चलेगा डेटा कि हाँ भाई कोई बच्चा है या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर है, या उनको उतना बढ़िया बेहतर नहीं समझ आ रहा है चीजें, या फिर समझा रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं लैक हो जा रहा है, या कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए, जब हम पता करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनके लिए दो चीजों का, पहली चीज तो यह है कि शिक्षण विधियां, जो विधियां हैं हमारी, किस बच्चे के लिए कौन सी विधि यूज करनी है, किस तरह की परेशानी है बच्चे को, उसके रूप में उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए किस तरह का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए, या किस तरह का पढ़ाना हमारा शिक्षण पद्धति है, उसको यूज करना पड़ेगा। तो शिक्षण विधियां, और इन शिक्षण विधियों के लिए, इन शिक्षण विधियों का सहायक जो है, जो सहायता करता है, वो है टीचिंग एड्स यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम। यानी कुछ मटेरियल्स हम यूज करेंगे, कुछ चीजें यूज करेंगे, कुछ तरीके यूज, जैसे ये बोर्ड है, ये भी टीएलएम में आता है।
पहले आपको सोचो कि वो बोर्ड पढ़ाते थे ना, वो ब्लैक बोर्ड होता था, सब प्राइमरी में पहले ब्लैक बोर्ड होता था, चौक से लिखते थे जिससे सीधा सीधा दिखाई नहीं देता था, बहुत धुंधला दिखता था, आंखों पे प्रेशर होता। फिर सरकार ने क्या किया, ब्लैक को वजह ग्रीन बोर्ड करा दिया कि नहीं, ग्रीन देखेगा बच्चा, दिन उसको देखता रहता, ग्रीन देखेगा तो उसकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी या फिर उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, तो ग्रीन करा दिया। फिर उसके बाद देखो वो वाले स्मार्ट बोर्ड आ गए, स्मार्ट बोर्ड समझ रहे हो? वो प्लाई वाले बोर्ड जो व्हाइट वाले होते, उसमें मार्कर से लिखते थे ना, वो नॉर्मल मार्कर होता है, परमानेंट नहीं, उससे लिखा जाता, तो वो और बेहतर, चूंकि व्हाइट पे ब्लैक का मार्कर जब लगाते हैं तो काफी बढ़िया दिखता था। तो वो एक तरीका हो गया। फिर हमने जब एक नया कोविड के बाद से आया तो फिर क्या हो गया, फिर ये डिजिटल बोर्ड आने लगा जिसमें कि और बेहतर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी इस शिक्षण, पूरी शिक्षण प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वही है मटेरियल। और वो क्या करता है, टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, आपके सीखने के लिए, मेरे टीचिंग के लिए ये मटेरियल यूज किया जा रहा है। इसलिए हमने सिर्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम कहते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि बच्चे को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम प्रेरित कर सकें, या बच्चे की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम यहाँ पे उसे कुछ हेल्प कर सकें। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम प्रॉप्स का यूज करते हैं, कबूतर बना हुआ चीजें, आम बना हुआ चीजें दिखाते हैं, कहाँ से कबूतर, तो उसे दिखाते भी हैं छोटे बच्चे के लिए। गिनती सिखाने के लिए बहुत सारे नंबर्स आते हैं, या बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें। तो ऐसी बहुत सारी वो सामग्रियां, मतलब मोटा मोटा ये समझो कि बहुत सारी वो सामग्रियां जिनके माध्यम से, जो जो काल्पनिक नहीं है, जिनको दिखाकर, उससे उसके प्रयोग कराकर, बच्चे को उसमें संलग्न करके हम उसके माध्यम से बच्चे की अधिगम की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसमें और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पप्पन देखो ध्यान से बेटा, तो क्या हो जाएगा, इसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। और आज टोटल जो हमारी क्लास है, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो इसी टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री इसे कहते हैं। हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में हम इसे जानते हैं। तो वो प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है ना? रेडी हैं आप सब? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथी और जुड़ गए हमारे साथ, आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन। आज थोड़ी सी बातें कम करेंगे क्योंकि आपको पता है कि समय थोड़ा सा, आज चूंकि फेस्टिवल भी है ना, रक्षाबंधन, आप सबको एक बार जो नए साथी जुड़ गए हैं, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि रक्षाबंधन है आज और समय थोड़ा सा कम होता है, मुझे भी कहीं जाना होगा, तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और इस कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हमें करने हैं तो थोड़ी सी बातें कम करेंगे आज, ठीक है ना? तो आप लोग कोशिश करिए, कंसंट्रेट करिए प्रॉपर तरीके से इस पर, और हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, पहला प्रश्न आपके सामने है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और डार्क कर दिया जाए क्या? दिखाई दे रहा है ना? चलिए दिखाई दे रहा है तो फिर सीधे बातें आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से बताएं क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि 7वीं कक्षा की एक शिक्षिका संगीत वाद्य यंत्रों से संबंधित शब्दावली सिखाने के लिए अपनी कक्षा में गिटार, पियानो, गिटार, पियानो, ड्रम और बांसुरी जैसी चीजें लेकर आती है। भाषा शिक्षण में इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? फ्लैश कार्ड, संगीत में वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं, रियलिया या कार्यपत्र, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी साथी उत्तर देंगे बेटा, ध्यान से देखो बेटा, पढ़ो, समझो और उत्तर दो। थोड़ा सा अवॉइड करें कमेंट, कमेंट अवॉइड करें बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके कमेंट को मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो फिर आपकी बातों में अगर आ गया तो फिर समय बहुत जाएगा, और समय जाएगा तो फिर क्वेश्चन कम हो पाएंगे। पेडागोजी वैसे ही एक क्वेश्चन बहुत टाइम लेता है समझाने में, तो आज समय थोड़ा सा कम दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है ना? चलिए, वो तो मैं आप लोगों से बिना मिले बिना रह नहीं पाता, इसलिए आज चलाया मैं। तो 7वीं कक्षा की देखो, कभी भी क्या होता है कि जब बच्चे को कोई रियल चीज आप दिखाते हो, यानी कि आप ताजमहल दिखाने के लिए उसको ताजमहल तो नहीं ला सकते, लेकिन ताजमहल का कोई प्रारूप, न पृथ्वी दिखाने के लिए आप ग्लोब ले आते हो, उस तरह की चीजें, न पेन पेन से परिचय कराने के लिए पेन लेके आते हो, या कोई और चीजें घर के, मान लो कि आपको कोई चीज घर के बर्तन उसे बताने के, हाँ बेलन क्या होता है, तो आप घर से बेलन ले आए, उसको दिखाई, देखो ये बेलन है, ऐसे 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 रोटी बनती है। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो उसकी वास्तविक वस्तु को आप लाकर जब किसी बच्चे से उससे रूबरू कराते हो और उसके बारे में परिचय कराते हो, तो उसे हम कहते हैं रियलिया, उसे कहते हैं वास्तविक वस्तु, रियलिया। बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर दे रहे हो आप लोग, लगभग सभी लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा। चलिए, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण महत्व देता है, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण महत्व देता है अर्थ निर्माण का, आलोचनात्मक सोच का, व्याकरण के नियम, केवल एक, एक और दो दोनों, केवल तीन, बताओ क्या हो जाएगा। संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण महत्व देता है, क्या लगता है? संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण महत्व देता है अर्थ निर्माण का,
आलोचनात्मक सोच का, व्याकरण के नियम नीचे कोड दिया गया है, इसमें से आंसर देखो ध्यान से। संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो अर्थ निर्माण, चूंकि भाषा दृष्टिकोण क्या, हम पिछले जितने भी टॉपिक हुए अभी तक पेडागोजी में, उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई है कि पूरी की पूरी अधिगम प्रक्रिया जो है, जो कौशलों की बात की जाती है या बाकी, ये सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल अर्थ निर्माण पे। मतलब हम जो अभिव्यक्ति पे और अर्थ निर्माण पे, मतलब चार चीजें, चार कौशल बताए थे ना मैंने, तो चारों कौशलों पर, चारों कौशलों में क्या है कि हम अभिव्यक्त कर सकें, वो भी है बोलना, वाचन और पठन, और समझना भी, अर्थ निर्माण करना, यानी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ निर्माण कर रहे हैं, तो अर्थ निर्माण इंपॉर्टेंट है। आलोचनात्मक सोच या व्याकरण के नियम, तो यहां पर क्या है, केवल एक, तो तीन ही ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आलोचनात्मक सोच नहीं, आलोचनात्मक सोच से मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर, हालांकि व्याकरण का उतना महत्व तो नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारे पास ऑप्शन या तो केवल एक या एक और दो दोनों है, या फिर एक और तीन है, या ऊपर, यहाँ पे ऊपर में से सभी नहीं, तो व्याकरण के नियम उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है समीक्षा, अगर इसको हम समीक्षा की तरह देखें, यानी किसी टॉपिक को पढ़कर हम उसकी समीक्षा कर लेते हैं, उसके अच्छे बुरे का ज्ञान कर लेते हैं, उसे अच्छे से समझ लेते हैं, वो क्या कहना चाहता है, क्या उसमें चीजें कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई है, वो चीजें अगर समझ लेते हैं तो हम उसे आलोचनात्मक सोच कह सकते हैं। और अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती, देखो फिर से ध्यान से देखो, क्या क्या लेके आती है, बताओ क्या लिखा है। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षक के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे, बताओ। वास्तविक जीवन के कार्य, शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं, खाना पकाने के बर्तन। ये क्या है, खाना पकाने के बर्तन तो नहीं है भाई, चम्मच, डिब्बा, प्लेट, कटोरी, परात, ये सब क्या है, खाना पकाने के बर्तन ना, नहीं। लेकिन पेडागोजी में आपको पता अच्छी तरह से, अभी आपने प्रश्न का उत्तर दिया है, कमाल का, देखो फिर से उत्तर आना शुरू कर दिया, और हलवा प्रश्न पाते तो एकदम जम के एकदम धोंक देते हो, हाँ? एकदम देखो, इतना तेज कमेंट चल रहा है, देख रहे हो, सब कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी, सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक वस्तु रेलिया। अगला प्रश्न बताएंगे। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि देखो ध्यान से, फिर से प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। कह रहा कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें, नहीं ऑडियो बुक, ऑडियो बुक जानते हो ना, जिसमें कि वो सुना पूरा, जो टॉपिक है उसको बोल के सुनाता भी है, तो छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें, यानी स्पर्शग्राही का मतलब कि ऐसा पुस्तक हो जिसमें उभरे हुए चित्र बने हो, या बच्चा उसे छूकर महसूस कर, देख कर फील कर सके ना, देख कर उसे, देख चित्रों को देख सके, ऐसी पुस्तकें भी होनी चाहिए, क्योंकि विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती हैं, कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है, यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। तो क्या लगता है आपको, विविधता जो है, जो विविधता वाले विद्यार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, यानी सिंपल सी बात है, ये जो अलग अलग तरह की पुस्तकें होंगी, इससे ऑडियो भी होगा, पढ़ने के लिए भी होगा, उसमें चित्र भी बने होंगे, चित्र ऐसे भी होंगे जिससे महसूस भी किया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा आसान बनाती है, सुलभ बना देती हैं बच्चों को सीखने के लिए ये सारी पुस्तकें, तो ये भी एक तरह का तरीका है। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या अस्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। या चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। या फिर चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर दे। देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। यहां पर मेंशन कर दिया है कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए कैसी कैसी जुटाना चाह रही सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है, क्या लिखा है, सही नहीं है। पहला लिखा है कि चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके।
देखो स्थानीय रूप से उपलब्ध तो ठीक था, लेकिन स्थानीय रूप से निर्मित हो ये इसका कोई मतलब नहीं है। स्थानीय रूप से निर्मित हो इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों को प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों के लिए जिज्ञासा। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, इन चारों में से अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन है जो जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कह रहा कि बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मानक ही नहीं है कोई विषय वस्तु चुनने का ना, तो इसको तो पहले ही हटा दो, ये बेकारी है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को लेके ये भी सही है। ठीक है ना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है, 2 सही नहीं है। पूछा गया है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही नहीं है। अरे वाह, क्या बढ़िया कमाल का आंसर दे रहे हो तुम लोग, मैक्सिमम लोग। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, बाकी सब लगभग सही उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताओ, तुम लोग तो समझदार हो यार। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। जल्दी से प्रश्न पर ध्यान दो यार, तुम लोग तो मतलब क्वेश्चन पे ध्यान दो, बातें बाद में करेंगे। पहले इधर देखो, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विविधाओं में देखने के मौके मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए, पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन दिया, बताओ जरा क्या उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? गुड, बहुत बढ़िया। प्रश्न को अगर आपने समझ लिया है, यहाँ पे लिखा है प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। तो देखो, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। सही है ना भाई, जाहिर सी बात है, कर सकते हैं। कोई जरूरत थोड़ी ना पुस्तकालय सिर्फ एक किताबों का भंडार है कि हाँ वही पुस्तक भंडार है बस रखा है, भंडार गृह नहीं है। वहां पर पठन पाठन का प्रक्रिया होनी चाहिए ना, टीचर भी जाके पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़े अपना। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। कभी भी ध्यान रखना, लाइब्रेरी में कभी किसी को बोल बोल के पढ़ते हुए देखा है आपने? आप लोग भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे लोग पढ़ते जाते हैं लाइब्रेरी में, हमेशा सब मौन वाचन करते हैं। बोल बोल के पढ़ोगे तो बाकियों को डिस्टर्ब होगा। तो यहां पर लिखा है कि सस्वर वाचन, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे बढ़िया आंसर आ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। कोई एक है जो प्रासंगिक नहीं है, कौन सा है वो आप लोग देख लो। तो पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलनता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों का स्तर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। क्या है जो अनुकूल नहीं है, क्या है जिसकी जरूरत नहीं है, जिसको जो प्रासंगिक नहीं है? कुछ आ रहा है समझ में? एक प्रधानाध्यापिका ने अपने एक टीचर को, हिंदी भाषा का टीचर था कोई, आप जैसा, आप लोगों जैसा, तो उनको बोला कि काम करिए, इस नया सत्र शुरू होने वाला जुलाई से, इसके लिए एक जो सामग्री है, जो अपना पठन सामग्री यानी कि जो आपका पुस्तक है, बुक है, उसको देख लीजिए कौन सी बुक होगी, क्या टॉपिक होंगे, कैसे कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, क्या क्या यूज किया जाए। तो अब वो चयन कर रहा है इसका कि हाँ चयन करना है इसका। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, यानी पुस्तक, ऐसी पुस्तक चुने जो पुस्तक अनुकूल अवेलेबल हो, वहां पे संसाधन अवेलेबल हो, अनुकूल हो उससे। बच्चों की अधिगम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं बच्चों को आती है, पुस्तक किस भाषा में होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। विद्यार्थियों का स्तर क्या है, किस क्लास के लिए हम पुस्तक चुन रहे हैं, उसका लेवल क्या वही वाला है ना। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से डी से कोई मतलब नहीं, अर्थात उत्तर आपका यही हो जाएगा। अगला है भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है, बताएं। भाषा अधिगम यानी भाषा सीखने के लिए, सामग्री निर्माण यानी जो मटेरियल है हमारे उसका निर्माण के लिए एक सिद्धांत कौन सा है?
प्रत्येक आयु वर्ग के लिए एक जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए एक जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। है क्या मतलब है? सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पाठ्यपुस्तकें अपने आप में पर्याप्त हैं, इसलिए शिक्षार्थियों को और कुछ देने की जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं है। सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो सबसे अच्छा है एक सिद्धांत जो आपका है वो यही है कि सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। धीरे धीरे स्तरवार का मतलब होता है लेवल, बच्चों के लेवल के अनुरूप होगा सामग्री तो बेहतर होगी, क्योंकि भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण। अगला प्रश्न, अब ये सामग्री निर्माण का मतलब होता है कि टीएलएम, यानी कि जो हम किताबें पढ़ा रहे हैं वो तो है ही है, उसके अलावा हम कुछ नया सिखाना चाहते हैं बच्चे को। कई बार आपने देखा होगा टीचर्स दीवालों पे कुछ चीजें बनाते हैं, टीचर्स बहुत सारे प्रॉप्स लाते हैं, स्कूलों में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं उनसे सिखाते हैं ना। कुछ जोड़ने घटाने की चीजें होते हैं, कुछ प्रॉप्स होते हैं, उनको चिपका चिपका के रखा जाता है ना। तो वो क्या है, बच्चे कई बार देखा मार्केट में रखा होता है, पूरा बना होता है मैप में, अलग अलग स्टेट होते हैं, उसमें चिपकाना होता है ना, कि बच्चे को सिखाना होता है कि आ जाओ तुम जरा बताओ दिल्ली कहाँ, यहाँ पे वो बच्चा उठा के चिपका देता है ना। फिर बताओ तुम यहाँ आंध्र प्रदेश कहाँ है, वो बच्चा वहां पूरा इस तरह से पूरे भारत का मैप बना। तो ये भी तरीके क्या है, वो मैप को सिखाने का टीएलएम ही तो है, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही तो है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर है। अगला प्रश्न, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटती है और उन्हें तरह तरह की सामग्री देती है, जैसे कि पत्र पत्रिकाओं के लेख, समाचार पत्र के लेख, फिल्म विज्ञापन, खेल रिपोर्ट, होटल की भोजन सूची यानी कि मेन्यू, पर्यटन सूचना आदि। अध्यापक द्वारा इस्तेमाल की जा रही सामग्री को क्या कहेंगे? बाह्य सामग्री, अकादमिक सामग्री, स्वाभाविक सामग्री या प्रामाणिक सामग्री? अगर याद होगा तो आई थिंक एक दो दिन पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि किताबों के अलावा जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध रहती हैं, जिनसे हम स्टैंड चीजें सीखना, भाषा सीखने या फिर चीजें सीखने की बात करते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं हैं। अब रोड पे जा रहे हो तो दुकानों के साइन बोर्ड लगे होते हैं, वो साइन बोर्ड है ना। इसके अलावा फिल्म विज्ञापन ना, खेल रिपोर्ट, होटल की भोजन मेन्यू, जहां जहां भी भाषा है और जो इंस्टेंट जो हमारा मतलब कि अनायास है। अनायास का मतलब किताब, स्कूल तो भाई किताब लेके जाते हो प्रॉपर उद्देश्य के साथ पढ़ने, जहां कोई उद्देश्य नहीं होता आपको भाषा सीखने का। भाई अब रोड पे चले जा रहे हो, अगर दुकान पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, आप उसको पढ़ते जा रहे हो, फला मिष्ठान भंडार। हाँ हाँ, आजकल तो मिठाई ही लग रही है, आप तो पूरा मिठाई मिठाई लग रही है पूरा मार्केट में बाहर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो आप पढ़ते चले जा रहे हो, वो चीज क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। वो सब क्या है, वो सब प्रामाणिक सामग्री कहलाती है, वो प्रामाणिक सामग्री कहलाती है। अगला प्रश्न है, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश में पाठ्य सामग्री से क्या अभिप्राय है? पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश में पाठ्य सामग्री से क्या अभिप्राय है? विस्तारित रूप में मुद्रित सामग्री, विशेष रूप से लिखे गए दस्तावेज, विशिष्ट संदर्भों में प्रयोग की गई भाषा के संरचनात्मक क्रम, विशिष्ट संदर्भों में संवाद या फिर वार्तालाप? क्या लगता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश में पाठ्य सामग्री से क्या अभिप्राय है, बताइए जल्दी से। पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश में पाठ्य सामग्री से क्या अभिप्राय है? पाठ्य सामग्री क्या है? विस्तारित रूप में मुद्रित सामग्री है, प्रिंटेड, मुद्रित मतलब प्रिंटेड जो सामग्री है, या फिर विशेष रूप से लिखे गए दस्तावेज है, या विशिष्ट संदर्भों में प्रयोग की गई भाषा के संरचनात्मक क्रम है, या विशिष्ट संदर्भों में संवाद या वार्तालाप है? क्या हो सकता है? विस्तारित रूप से मुद्रित सामग्री, विस्तृत रूप से प्रिंटेड जो मैटर है वो हम कह सकते हैं उसे पाठ्य सामग्री। भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, बताएं। भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान देना सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को नम्रता से बोलना सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को सही तरीके से लिखना सिखाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनना सिखाने के लिए? क्या लगता है? गुड, बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर दे रहे हो। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान देना सिखाने के लिए दिशा ज्ञान, विद्यार्थियों को नम्रता, क्योंकि मानचित्र का उपयोग है, मानचित्र का उपयोग तो नम्रता से मतलब ही नहीं है ना, सही तरीके से लिखने से मतलब नहीं है, विद्यार्थियों के ध्यान पूर्वक सुनने से मतलब नहीं है, क्या है? मानचित्र का दिशा ज्ञान देना।
सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। अध्यापिका नए शब्दों का प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करती है। वस्तुएं क्या कहलाएंगी? फिर से देखो, वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक यानी रियल, वास्तविक वस्तुएं यानी रियल वस्तुएं, तो क्या होगा? वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है। इसे हम सिंपल सी बात है, सीधा सीधा आंसर देंगे, वास्तविक वस्तुएं कहेंगे। भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? प्रामाणिक सामग्री, विभिन्न विधाओं की सामग्री, लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री। जरा बताना मुझे, क्या कहेंगे? भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? प्रामाणिक सामग्री के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, विभिन्न विधाओं की सामग्री या लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ना। पाठ्य सामग्री के रूप में भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रामाणिक सामग्री भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बाहर न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, साइन बोर्ड या ये सब चीजें जो मिलती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न विधाओं की सामग्री, जिस पाठ्य पुस्तक में विधाएं हो वो भी इंपॉर्टेंट है, और लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री। तो अगर तीनों इंपॉर्टेंट है तो ए, बी और सी तीनों की अनुशंसा करेंगे। कोई बुराई इसमें है क्या? नहीं है ना। भाषा की कक्षा में रियलिया, वास्तविक सामग्री के प्रयोग का क्या तात्पर्य है? इसके पहले दो प्रश्न आ चुके हैं रेलिया के बारे में, तो अब आपको समस्या नहीं होगी। संप्रेषण के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रयोग, शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग, शिक्षण के लिए यथार्थवादी उद्देश्य, या फिर बच्चों के अधिगम का वास्तविक स्तर। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? भाषा की कक्षा में रियलिया यानी वास्तविक सामग्री के प्रयोग का क्या तात्पर्य क्या है, वह क्या जरूरत, क्या तात्पर्य है? मतलब है कि संप्रेषण के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रयोग, संप्रेषण के लिए जो हम प्रॉप्स लेकर आते हैं, वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रयोग करते हैं। पेन के बारे में बताना है तो उसे पेन दिखाएंगे, देखो बेटा ये है पेन, देखो ध्यान से, ये होता है स्टाइलस, ये देखो स्टाइलस है ये। जब वो उसे देखेगा, समझेगा, उसके कार्य देखेगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। ऐसे हम हवा में बताते रहेंगे किसी चीजों को, उसे जानता ही नहीं तो वो कल्पना भी नहीं कर पाएगा, जो जानता ही नहीं उसे। तो जिसके बारे में उसे कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, उसके बारे में अगर आप बताओगे तो वो उसके बारे में ना कल्पना कर पाए, इमेज नहीं बना पाएगा, फिर कैसे आप समझाओगे? तो अगर कोई चीज आपके सामने ला के रख दोगे, बेटा ये है देखो, जिसके बारे में ये स्टाइलस है, 65,000 कलर में लिख सकता है, यही है देखो, यार लिख के दिखाते हैं आपको ना, आप कोई भी कलर लिख सकते हो यहाँ से। तो इसमें आपको सामने दिख रही है चीज ना, हाथ में पकड़ने के लिए मिल रही, सामने टीचर दिखा रहा है देखो यही वाला है, तो क्या होगा? उस ज्यादा बेहतर समझ में आता है। इसे ही बोलते हैं यहाँ पे रियलिया या वास्तविक वस्तु। भाषा के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक क्या है? बताएं। मात्र एक साधन है, कई साधनों में से एक साधन है, मूल्यांकन के लिए एक उपकरण है, या फिर मूल्यांकन एक आकलन उपकरण है? बताएं, क्या हो जाएगा? क्योंकि भाषा के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सिर्फ पाठ्यपुस्तक ही तो है नहीं, बहुत सारी और भी चीजें हैं भाई। इस पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है ना। तो मात्र एक साधन तो नहीं है, और भी साधन है, कई साधन है, उनमें से एक पुस्तक है। कई साधनों में से एक है पुस्तक, ये कह सकते हैं। मात्र एक साधन, ये थोड़ा सा सही नहीं होगा, ये नाइंसाफी हो जाएगी। तो उत्तर यहाँ पे अगला हो गया, ध्यान से। कक्षा 5 की अध्यापिका रीमा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तरह तरह की सामग्री लाती है, जैसे कि समाचार पत्र, रेलवे समय सारणी, मेन्यू कार्ड, भोजन तालिका आदि। वह किस प्रकार की सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है? अभी अभी हम लोगों ने देखा है, सेम वही प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। इसे कहते हैं प्रामाणिक सामग्री। आगे बढ़ते हैं, इस पर हम समय नहीं देंगे। स्वाति कक्षा 6 की अध्यापिका कक्षा में शब्दावली सिखाने के लिए कक्षा में कुछ वस्तुएं लाती है, समूची कक्षा में चर्चा के माध्यम से उन वस्तुओं से जुड़े विचार व भावनाओं पर बात करती है। उसके द्वारा कक्षा में इस्तेमाल की जा रही वस्तुओं को किस रूप में देखा जाएगा? फिर से देखो, अगेन अलग अलग प्रश्न देखना, उत्तर पे मत जाना कि सबका उत्तर एक है, पूछने का तरीका देखना। यहां पर चूंकि एक के बाद एक प्रश्न आ रहे हैं तो आप ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे, हाँ हाँ यही तो अभी पढ़ा था। लेकिन एग्जाम में इसमें से कोई एक प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना, अगर हर तरह के प्रश्न को पढ़ के जाना है
देखो पूछने का एक ही प्रश्न के पूछने का अलग अलग तरीका आप देख रहे हो सामने, आपके नजर के सामने है। अभी रियलिया के माध्यम से चौथा प्रश्न है ये, और चारों प्रश्न बिल्कुल अलग है, जिसमें से दो थोड़े से सिमिलर सिमिलर थे, ये बिल्कुल ही अलग है ना, है लेकिन वही वास्तविक वस्तुएं यानी रियलिया सेम है। अगला देखो, कक्षा 3 की शिक्षिका अंशु अपनी भाषा कक्षा में देखो और बताओ गतिविधि के लिए कुछ वस्तुएं लाती है। भाषा शिक्षण अधिगम में ये वस्तुएं किस नाम से जानी जाती हैं? देखो और बताओ सामग्री, वास्तविक समूह वस्तुएं, भाषा सामग्री, स्मृति सहायक। कुछ वस्तुएं लाती है, क्या लाती है? कुछ वस्तुएं लाती है, क्या बोलेंगे? रियलिया या फिर वास्तविक वस्तुएं, एक ही बात है। अगेन सेम आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे, मतलब थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। कक्षा दो की अध्यापक ने कक्षा दो के अध्यापक ने बच्चों को दिखाओ और बताओ गतिविधि के लिए, दिखाओ और बताओ गतिविधि के लिए घर से कोई एक वस्तु लाने के लिए कहा। उसने बच्चों से कहा कि उसे सबको दिखाएं और इसके बारे में बताएं। भाषा अधिगम शिक्षण में इन वस्तुओं संसाधनों को क्या कहेंगे? अगेन देखो, भाषा अधिगम सामग्री, अध्यापक की वास्तविक सामग्री, शिक्षार्थियों की वास्तविक सामग्री, वास्तविक वस्तुएं या फिर रियलिया। तो थोक के भाव में आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। वास्तविक वस्तुएं या रियलिया कहते हैं इसको हम। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, भाषा अधिगम से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताओ, कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे रक्षाबंधन तो दोपहर के बाद है ना, ऐसा कुछ बताया गया कि मुहूर्त जो है दोपहर के बाद है आज, तो अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो कुछ बांधना वानना है तुम लोगों को, अभी तो क्लास कर लो, अभी तो ध्यान दे लो इस पर। गुड, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, महापंडित तो हमारी क्लास में सब बैठे हैं, समय वमय सब टाइम वाइम सब लेके आ रहे हैं, इतने बजे के बाद बंधेगी, इतने बजे के बाद बंधेगी। ठीक है, चलिए बाकी जिनको नहीं पता होगा देख लो भाई, बता रहे हैं ये लोग कितने बजे बनेंगी। तो शिक्षण अधिगम सामग्री अधिगम में मदद नहीं करती। शिक्षण अधिगम सामग्री कह रहे हैं कि अधिगम में मदद नहीं करती। भाई शिक्षण अधिगम सामग्री ही तो है जो अधिगम में मदद करती है, तभी तो उसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। विद्यार्थियों के अधिगम में मदद करती है, जी हाँ। का शिक्षण के सामग्री का शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर चयन कीजिए जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम सामग्री अध्यापक के लिए संसाधन का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा हो जाएगा ए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखो, पिक्चर चार्टों का उपयोग किसके विकास के लिए किया जा सकता है? पिक्चर चार्टों का उपयोग किसके विकास के लिए किया जा सकता है? बोलना और श्रवण कौशल, बोलना और लेखन कौशल, पठन और बोलना कौशल, पठन और श्रवण कौशल। बताइए, पिक्चर चार्ट, बोलना और श्रवण कौशल। श्रवण में सुनना होता है, यहां चार्ट की जरूरत है क्या? नहीं। बोलना ठीक है, लेकिन लेखन कौशल, हाँ लिखना भी ठीक है। तो पिक्चर चार्टों का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? बोलना और लेखन के लिए। पढ़ना और बोलना नहीं होगा, पठन और श्रवण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बोलना और लेखन कौशलों के लिए पिक्चर चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है और प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है। डेफिनेटली द राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम लोग बताओ जल्दी से, इतना हलवा प्रश्न है यार, इसमें भी टाइम लगाओगे क्या? अगला प्रश्न, तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता, देखो जब कोई बच्चा प्रश्न चैप्टर, अगर आप चैप्टर पढ़ के उसके उसके प्रश्न बना लो, मतलब उससे आप प्रश्न बनाना सीख जाओ, मतलब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, ये तो तय है। क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो आप प्रश्न तो नहीं बना पाओगे डेफिनेटली। तो प्रश्न बनाना अगर सीख जाओगे, इसका मतलब है कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। बात समझ आई? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे? बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। चित्रात्मक पुस्तकें, विश्वकोश, मिथक और अनुश्रुति, इतिहास के नायकों की कहानियां। क्या है जो बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं आता है? बताएं।
क्या है जो बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं आता है? जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर दें भाई। गुड। देखो, चित्रात्मक पुस्तकें ही बच्चों के साहित्य, बाल साहित्य, मिथक और अनुभव अनुभूति है, इतिहास के नायकों की कहानियां है, विश्वकोश नहीं आता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए। किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? पाठ्य पुस्तकें, विश्वकोश, शब्दकोश, वास्तविक वस्तुएं या फिर रियलिया? वास्तविक वस्तुएं या फिर रियलिया, बताएं। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़े। सिंपल सी बात है, यहां भी उत्तर पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ, प्रश्न देखो अलग है। किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए? वास्तविक वस्तुएं यानी कि रियलिया, सिंपल सी बात। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहते हैं? क्या बताओगे? वास्तविक वस्तुएं या फिर रियलिया? बहुत बढ़िया, आज तो पूरा रियलिया ही रियलिया हो रहा है। वह शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? वह शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों के लिए, जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो ध्यान से, कौशल आधारित शिक्षण सामग्री या फिर श्रवण आभासिक शिक्षण सामग्री या फिर ज्ञान विषयक शिक्षण। चूंकि यहाँ पर पठन, श्रवण, उच्चारण आदि की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम कह देंगे श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री। उन्हें क्या बोलते हैं? श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री। श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री उन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है? गुणवत्ता परक शिक्षण सामग्री क्या कर सकती है? अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्रिया को सुगम बनाती है, या मनोरंजन का स्रोत है? जल्दी से बताइए। या फिर मनोरंजन का स्रोत है, क्या कह सकते हैं? थर्ड वन, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती, बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं, इसके बाद एक होमवर्क आपको देते हैं। कि मैंने कहा था ना कि आज बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा मैं, आज थोड़ा सा कम समय दूंगा। होमवर्क आपका है, कमेंट करके मुझे आंसर बता दीजिएगा कि आज रक्षाबंधन है और आप लोग भी रेगुलर कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में, लोगों के यहाँ रिलेटिव आए होंगे ना, किसी की सिस्टर आई होंगी, किसी की बुआ आई होंगी घर में, तो आपको बहुत ज़्यादा हम, अब देवियों के लिए तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। फिलहाल आपको सैल्यूट कि आप उसके बावजूद भी हमारे साथ बनी हुई हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। हालांकि आज संख्या थोड़ी सी कम जरूर है, बट फिर भी आप लोग बनी हुई हैं। जहाँ इतना बहुत सारा काम बढ़ जाता है थोड़ा सा ना, काम वाम तो कोई बात नहीं, आप लोग उसमें फ्री कर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से करिए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना सभी लोग, एंड हाँ शेयर कर दीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो बेटा, आज है रक्षाबंधन, तो भाई फेस्टिवल पे टेक्स्ट बुक आपको ऑफर्स ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो आपके लिए गिफ्ट तो है ही आज, ठीक है ना? तो जितने भी भाई हैं वो अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं ये टेक्स्ट बुक का कोर्स, ठीक है? करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जाना है आपकी अपनी क्लास के नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन पर। तो जो भी क्लास का डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाना, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जैसे जाओगे तो वहां लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप क्लिक करोगे, जो भी कोर्स आपको परचेज करना है, जो कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना? और वहां पर जाके परचेज कर सकते हो। अगर सीटेट का बैच चाहिए तो आप सीटेट ले सकते हो, जीक्यूपी यानी कि जो आपका गारंटी क्वालिफाई प्रोग्राम है सीटेट में, वो भी आप ले सकते हो और उसमें भी एनरोल कर सकते हो। उसमें लेने का फायदा ये है आपके लिए, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप उसको लेते हो जीक्यूपी का, तो फायदा क्या है आपको दिखाता हूं मैं, आपको क्या क्या चीजें हैं उनमें जो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि गाइडेंस, जो आपका गाइडेंस प्रोग्राम है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजों के लिए हो जाता है। एक मिनट मैं सर्च करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
ठीक है। तो आप यहाँ जाओगे तो आपको कोर्स यहाँ से दिखाई दे जाएगा, कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। सुपर कोचिंग में जाके आप सर्च कर लोगे तो यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी जो भी कोर्स आपको चाहिए सीटेट का, ये कोर्स क्लिक करना है, क्लिक कर दोगे, यहाँ से आपको 1499 में मिल जाएगा। सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। वो क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ठीक है ना? स्कोर 130 प्लस मार्क्स ना लिखा है यहाँ पे। फुल रिफंड नॉट क्वालिफाइड, अगर क्वालिफाई नहीं होते तो फुल रिफंड मिल जाएगा फी यहाँ पे ना। ये सारी फैसिलिटीज जो यहाँ लिखी हुई हैं ये सब आपको मिलती हैं मात्र 1499 यानी 1500 रुपए में। कूपन कोड लगा दोगे यहाँ पे अविरल भी, हालांकि लिंक से आओगे तो वहां में लगा ही हुआ मिलेगा, तभी तो ये ऑप्शन मिल जाएगा 1499 में। ठीक है, वरना और ज्यादा फीस है इसकी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। फिर से एक बार जितने भी साथी मेरे साथ, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया मिठाई खाइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं आपको शाम को 8 बजे और फिर से कुछ क्लासेस में सीखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।